हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीडीपी के क्वेश्चन करने वाले हैं, यानी कि सीडीपी का पूरा एक सेट करेंगे। ये पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में हेल्प करेगा, क्योंकि जो सीडीपी पेडागोजी होती है वो पेपर 1 की भी सेम होती है एंड पेपर 2 की भी होती है। तो ये दोनों के लिए हेल्प करने वाली है। इसको लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में अपना स्कोर भी मेंशन करिएगा कि 30 ऑफ आपके कितने सही हो पा रहे हैं। आज के जो क्वेश्चन है ये 2022 का ऑनलाइन एग्जाम जो हुए थे वहीं का एक पूरा सेट है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2022 के जो एग्ज़ाम हुए थे 2022 में वो काफ़ी अच्छे हाई लेवल के बने हुए थे, क्योंकि वहीं से आपके आदर्शन और रीजन के क्वेश्चन स्टार्ट हुए, वहीं से पूछने का तरीका भी चेंज हुआ, वहीं से लैंग्वेज काफ़ी घुमाई जाने लगी, क्वेश्चन भी काफ़ी हाई लेवल के बनाए जाने लगे, क्वेश्चन काफ़ी लेंथी बनाए जाने लगे। तो जो भी चेंजमेंट हुआ आपका 2022 से देखने को मिलने लगा, यानी काफ़ी चेंजमेंट जो है 2022 में हुए थे। तो वहीं के हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, यानी 2022 का एग्जाम हम लोग पेपर जो है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ये क्लास आपको डेली 3 बजे मिलती है, तो आप इसको डेली ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि जो कंटेंट है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आपका कंटेंट कंप्लीट नहीं है, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, अब आपको क्या करना है, जो कंटेंट आपका कंप्लीट नहीं भी है तो आप कंटेंट को कंप्लीट करके और साथ ही साथ प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। अगर आप डेली एक प्रीवियस का क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपका इनफ है, यानी आपको क्या करना है, डेली एक प्रैक्टिस करनी है, और साथ ही साथ अगर आपके नोट्स कंप्लीट हैं तो आप नोट्स से रिवीजन करें मल्टीपल टाइम और प्रीवियस के क्वेश्चन से प्रैक्टिस करें। तो स्टार्ट करते हैं आज के जो क्वेश्चन है। पहला है क्वेश्चन, इसमें बात कही गई है कि बच्चों का शारीरिक विकास महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बच्चों के सामाजिक व संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है। यानी कि बच्चों का जो शारीरिक विकास होता है, यानी कि जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है, सामाजिक व संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित कर रहा होता है। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि क्या होता है इसमें, मान लीजिए अगर आप फिजिकली बहुत अच्छे से मिच्योर नहीं हुए हो तो क्या आपका संज्ञान, आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छा हो पाएगा। आप कक्षा, मान के चलिए आप क्लास मतलब 5 साल के या 6 साल के बच्चे को आप हाई स्कूल का नहीं पढ़ा सकते, ना आप एर्थ का पढ़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चा फिजिकली भी मिच्योर नहीं हुआ है, और जब फिजिकली मिच्योर नहीं होगा तो वो मेंटली भी मिच्योर नहीं हो पाएगा। इस वजह से क्या कहते हैं कि जो शारीरिक डेवलपमेंट है, यानी फिजिकल डेवलपमेंट जो है जब होगा तभी बच्चा यानी सोशल भी इन्वॉल्व होगा, उसका सोशलाइजेशन भी बेस्ट होगा, और साथ ही साथ उसका संज्ञान यानी उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी अच्छा होगा। तो फिजिकल डेवलपमेंट पे डिपेंड करता है। आप कक्षा मतलब जो है 6 साल के बच्चे को हाई स्कूल का नहीं पढ़ा सकते। क्यों? क्योंकि मेंटली इतना मैच्योर नहीं हो पाया है। क्या आप जो है 6 साल का बच्चा वो साइकिल चलाना सीख सकता है? नहीं, क्योंकि उसका फिजिकली मतलब जो है मैच्योर नहीं हो पाया है। तो क्या होता है, जब बॉडी यानी फिजिकली मैच्योरेशन आती है बॉडी में, तभी जाके लोग जो बच्चे जो है सोशली इन्वॉल्व हो पा रहे होते हैं, और साथ ही साथ उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी हो पा रहा होता है। तो आदर्शन जो है आपका सही है। अब जो इसमें रीजन दिया गया है वो हम लोग समझ लेते हैं। इसमें बात कही गई है कि बचपन में विकास के सभी आयाम जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तथा एक दूसरे को बेहतर प्रभावित करते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बचपन में क्या होता है, बहुत सारे चेंजमेंट हो रहे होते हैं और बहुत सारे डेवलपमेंट भी बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं। तो जो विकास के आयाम होते हैं सभी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। मान लीजिए अगर आप फिजिकली इन्वॉल्व मतलब फिजिकली आप फिट नहीं हो, या फिजिकली आपका डेवलपमेंट अच्छा नहीं हुआ, तो आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी अच्छा नहीं होगा, आप सोशली भी बहुत अच्छे से इन्वॉल्व नहीं हो पाओगे। क्या 5 साल का बच्चा लोगों से बहुत अच्छे से बात कर लेगा, सोशली इन्वॉल्व हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि फिजिकली जो है अभी डेवलपमेंट नहीं हुआ है, उसमें अभी मेच्योरिटी नहीं आई हुई है। तो जो विकास के आयाम होते हैं सभी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। मान के चलिए सपोज दैट कभी आप माइंडली आप डिस्टर्ब हैं, आपको कोई पेन हो रही है, तो आप फिजिकली भी जो है अच्छे फिट नहीं रहेंगे, आप इमोशनली भी अच्छे फिट नहीं होंगे, हो सकता है आप सोशली भी बहुत अच्छे से लोगों से इन्वॉल्व ना हो पाए। तो विकास के जो सभी पक्ष होते हैं एक दूसरे को प्रभावित कर रहे होते हैं। मान के चलिए अगर आपको कोई पेन है या फिर आपको कोई फिजिकली प्रॉब्लम है, तो आप क्या लोगों से बहुत अच्छे से इंटरेक्ट हो पाओगे? और जब लोगों से बहुत अच्छे से इंटरेक्ट नहीं हो पाओगे तो आप माइंडली भी डिस्टर्ब होगे, कभी कभी इमोशनली भी जो है लोग डिस्टर्ब रहते हैं। तो जो विकास के आयाम होते हैं सभी एक दूसरे को प्रभावित कर रहे होते हैं। तो ये भी सही है, यानी कि आपका आदर्शन भी सही है और आपका रीजन भी सही है, और साथ ही साथ क्या है, एक दूसरे की व्याख्या भी कर पा रहे हैं, क्योंकि डेवलपमेंट की यहाँ पर भी बात की जा रही है और डेवलपमेंट की यहाँ पर भी बात हो रही है। तो आंसर आपका जो है वो फर्स्ट सही होगा, यानी कि ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी कर पा रहा है। तो आंसर आपका क्या है,
फर्स्ट सही हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ये पूछ लेता है कि जोजोंग के अनुसार संज्ञान और संवेग क्या एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, क्या एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं या कि एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। तो अगर जोजोंग दिया है क्वेश्चन में तो आप क्या करेंगे कि स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। अगर जोजोंग नहीं दिया है तो जो संज्ञान और संवेग होते हैं एक दूसरे को प्रभावित कर रहे होते हैं। मान के चलिए अगर आप किसी दिन इमोशनली बहुत अच्छे से नहीं हो तो आपका माइंडली भी आप डिस्टर्ब रहोगे। अगर आप माइंडली डिस्टर्ब हो तो आपके इमोशन भी कभी कभी आप लोगों पे गुस्सा कर दोगे, लोगों पे चिल्ला दोगे, तो ये जो है होता है। तो इस वजह से क्या है कि संज्ञान और संवेग एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में जोजोंग दे दिया जाए तो क्या है, एक दूसरे को प्रभावित नहीं कर रहे होते हैं। ये भी ध्यान रखना, यानी क्या है, स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है, जो कि इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्या हम लोगों के माइंड सेट में ये रहता है कि जो डेवलपमेंट है सभी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। संज्ञान भी प्रभावित करता है संवेग को, संवेग भी प्रभावित करता है संज्ञान को। लेकिन अगर जोजोंग के अनुसार दे देता है तो जो है ये क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे को प्रभावित नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसमें बात कही गई है कि विकास का कौन सा सिद्धांत यह सुझाता है कि विकास सिर से शुरू होता है और फिर शरीर के जो है बाहरी हिस्सों में आगे बढ़ता है। तो आपका होगा समीपस्थ, आपका या 1 मिनट यहाँ हम लोग देख लेते हैं, यानी कि आपका होगा प्रोक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल या फिर होगा आपका सेफेलोकॉर्डल जो है डेवलपमेंट, यानी सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल। तो इसमें आपका होगा व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत या फिर एकरूपता का सिद्धांत। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसमें आंसर होगा आपका सेकंड, यानी सेफेलोकॉर्डल आपका हो जाएगा। क्योंकि सेफेलोकॉर्डल जो डेवलपमेंट होता है यानी कि शीर्षगामी सिद्धांत, इसमें बात जो कही जा रही सिर से शुरू होता है, यानी कि बच्चे का पहले क्या है, सिर यानी गर्दन पे जोर आता है बच्चे का, फिर जाके उसके हाथों पर जोर आ रहा हो यानी कंधे पर जोर आता है, फिर उसके कमर पे, फिर पैरों पे, फिर बच्चा क्या है, खड़ा होना सीखता है। तो सबसे पहले बच्चा जो है अपनी गर्दन संभालना सीखता है। एक छोटा बच्चा होता है तो क्या वो बैठने से पहले, अपनी गर्दन संभालने से पहले क्या वो खड़े होना चलना सीख लेता है? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। बच्चा छोटा होता है सबसे पहले वो अपनी गर्दन संभालता है, यानी गर्दन पे जोर आता है, पहले अपना सिर संभालना सीखता है, फिर उसके कंधों पर जोर आता है, फिर कमर पे, फिर पैरों पर, फिर क्या है बच्चा बैठना सीखता है, फिर धीरे धीरे खड़ा होना, फिर चलना सीख जाता है। तो ये जब डेवलपमेंट हो रहा होता है सिर से पैर की तरफ हो रहा होता है, यानी जो मेचुरेशन आ रही होती है, जो परिपक्वता आ रही होती है वो सिर से पैर की तरफ जा रही होती है, ठीक है। तो अगर जो सिर से पैर की तरफ जा रहा है तो आपका शीर्षगामी सिद्धांत होगा, यानी कि सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पे आपका होता कि केंद्र से बाहर की ओर, मान के चलिए सबसे पहले धड़कन आती है, फिर क्या है कंधों पर जोर आया, फिर हाथों पर जोर आया, फिर जो है फिंगर्स पे जोर आया, तो ये कहाँ हुआ, ये आपका हो जाता है केंद्र से बाहर की ओर, यानी कि सबसे पहले हाथों पर जोर यानी धड़कन, फिर कंधों पर, फिर हाथों पर, फिर फिंगर्स पे आया जोर, ठीक है। यानी आपने देखा होगा छोटा बच्चा होता है तो अगर बॉल पकड़ता हो तो पूरे हाथों से पकड़ता है, ठीक है, स्टार्टिंग में। लेकिन क्या होता है धीरे धीरे करके वो सिर्फ एक हाथ का प्रयोग करके, फिंगर्स का प्रयोग करके भी जो है बॉल को उठा लेता है। या फिर आप ऐसा समझिए जब छोटा बच्चा होता है तो पेन पेंसिल पकड़ता है तो पूरे हाथ का प्रयोग करता है, यानी पूरी जो मुट्ठी है उसका प्रयोग करता है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है बच्चे में जब यानी कि फिंगर्स पे जोर आने लगता है, फिंगर्स पे मेचुरेशन आने लगती है, यानी परिपक्वता जो होती है उसकी डेवलप होती है, यानी कि उस पर जब कंट्रोल आता है फिंगर्स पे, तो धीरे धीरे करके वो क्या है 2 उंगलियों का प्रयोग करके भी पेंसिल पेन पकड़ना शुरू कर देता है, ठीक है। तो ये क्या होता है केंद्र से बाहर की ओर डेवलपमेंट हो रहा होता है। तो अगर केंद्र से बाहर की ओर होगा तो आपका होगा समीप दूराभिमुखी सिद्धांत, या फिर अगर आप पूछता है सिर से पैर की ओर हो रहा है तो आपका शीर्षगामी सिद्धांत होगा, यानी सेफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट होगा। और अगर केंद्र से बाहर की ओर हो रहा है तो प्रिंसिपल ऑफ यानी प्रोक्सिमो ऑफ डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, आंसर आपका इसमें क्या है सेकंड सही होगा, यानी सिर से पैर की ओर जो है डेवलपमेंट हो रहा है। सबसे पहले बच्चा अपनी गर्दन संभाल रहा है, सिर संभालना सीख रहा है, फिर उसके कंधों पर जोर आ रहा है, फिर कमर पे, फिर पैरों पर, फिर बच्चा बैठना सीख रहा है, फिर खड़े होना, फिर धीरे धीरे चलना बच्चा सीख जाएगा। तो इसमें आपका आंसर जो होगा वो हो जाएगा सेकंड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बात कही गई है डैश आनुवांशिक स्वभाव के पूर्व निर्धारित प्रकटीकरण की प्रक्रिया को संदर्भित करता है, यानी कि जो आपका आनुवांशिकता है उसको स्वाभाविक स्वभाव के पूर्व निर्धारित। तो इसमें आपका होगा परिपक्वता या फिर आपका पाड़, यानी कि जो आपका इसके फोल्डिंग, या फिर अनुकूलन,
या फिर आपका सोशलाइजेशन। तो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है इसमें आंसर होगा ए यानी कि परिपक्वता, यानी कि जब मेचुरेशन आ जाएगी तो क्या है, पूर्व निर्धारित जो प्रकीर्णीकरण की प्रक्रिया को संदर्भित करेगा। आंसर आपका फर्स्ट सही होगा, यानी कि जब बॉडी में मेचुरेशन आएगी तो मेचुरेशन कैसे आती है, वो आपको आनुवांशिक यानी आपकी हेरिडिटी से निर्धारित होती है। आपको हेरिडिटी से जो है जीन्स मिलते हैं जो हेरिडिटी से, उसके द्वारा जो है बॉडी में परिपक्वता आ रही होती है, उसके द्वारा जो है बॉडी में मेचुरेशन आ रही होती है। तो आंसर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। इसके फोल्डिंग होता है जब टीचर या फिर कोई भी थर्ड पर्सन जब किसी को हेल्प दे रहा होता है, संकेत दे रहा होता है, हाफ सॉल्व क्वेश्चन दे रहा, मतलब हाफ सॉल्व आंसर दे रहा होता है, या फिर उसकी हेल्प कर रहा होता है थोड़ी देर के लिए, तो वो आपका स्के फोल्डिंग हो जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसमें बात कही गई है कि जीन पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन से कारक संज्ञानात्मक विकास की दिशा जो है निर्धारित करते हैं, यानी कि संज्ञानात्मक विकास जो आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है अकॉर्डिंग टू पियाजे के अनुसार पूछा गया है। तो परिपक्वता होगा, अनुबंधन है, सजा है, क्रिया है, या फिर सामाजिक अनुभव है। तो आंसर इसमें जो आपका होना है यानी कि फर्स्ट सही है, परिपक्वता, यानी कि जो जीन पियाजे हैं उन्होंने हेरिडिटी को अहमियत दिया है, बल्कि उन्होंने क्या है एनवायरमेंट को इतना महत्व नहीं माना जितना उन्होंने हेरिडिटी को माना। तो ए आपका सही है, अनुबंधन भी आपका सही है, बट आपका जो सजा है आपका थर्ड गलत होगा, क्रिया भी आपका सही है, सामाजिक अनुभव भी आपका नहीं होगा, क्योंकि क्या है जीन पियाजे जो है सोशल इंटरेक्ट को ज्यादा अहमियत नहीं मानते थे, अपनी थ्योरी में इन्होंने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं माना है। तो इसमें आपका जो आंसर होने वाला है यानी कि ए सही है, सेकंड सही है, और आपका जो है 4 सही है। बट इसमें क्या हुआ है कि ऑफिशियल आंसर की में 9 दिया, यानी कि आप जो इसका आंसर यानी कि इसके जो ये दिए हैं 1 2 यानी 1 2 3 4, ये थोड़ा यहाँ पे दिक्कत हुई है, इस वजह से क्या है सबको एक नंबर का फ्री का इसका मिल गया था। तो इसमें जो है आंसर ऑफिशियल आंसर की में नहीं दिया है, नहीं गिवन है, तो इसमें क्या है सभी को एक नंबर फोकट का मिला हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग क्या है कमेंट में बताइएगा, क्योंकि इसमें जो है नंबर जो है यहाँ पे मिस्टेक हुई है, यहाँ पे सही से नहीं लिखे हुए हैं, इस वजह से इसका आंसर जो है नहीं, मतलब सही से दिक्कत हुई होगी जो पेपर प्लान करने में या फिर पेपर क्रिएट करने में, बनाने में। तो इस वजह से क्या हुआ था यहाँ पे एक नंबर सभी को फोकट का मिल गया था। ठीक है, इसमें आपका जो है ऑफिशियल आंसर की में कोई आंसर नहीं दिया गया था, तो इसलिए इसको क्या है हम लोग स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें बात कही गई है कि पियाजे के अनुसार उस बच्चे की सोच के बारे में क्या कहा जा सकता है जो मानता है कि जब पानी को एक बर्तन से दूसरे में डाला जाता है तब पानी की मात्रा बर्तन के आकार अनुसार कम या बढ़ सकती है। यानी कि बच्चा क्या है, बच्चे को मतलब मान के चलिए एक गिलास है, एक दूसरा गिलास है, पानी 1 लीटर है, ठीक है, इसमें डाला जाता है तो बच्चे को लगता है कि इसमें ज्यादा है, और यही 1 लीटर पानी इसमें डाला जा रहा है तो बच्चे को क्या लग रहा है इसमें कम है। यानी बच्चा क्या है केंद्रीकरण है, वो नहीं समझ पा रहा है कि शेप और साइज के बदलने से क्वांटिटी में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा होता है, लेकिन वो क्या समझता है कि ये उसका जो ध्यान है वो ध्यान है इस पे आकार पर, कि ये लंबा है, ऊंचा है तो इसमें ज्यादा होगा, ज्यादा मात्रा में पानी आएगा, ये चौड़ा है, ये छोटा है तो इसमें कम मात्रा में पानी होगा। उसका शेप और साइज पे ध्यान नहीं है, क्योंकि बच्चा क्या है केंद्रीकरण है। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या होने वाला है, यानी बच्चे को लगता है क्योंकि ये क्या है लंबाई में कम है बट चौड़ाई पे है, बट बच्चे का क्या शेप और साइज पे ध्यान नहीं आ रहा है कि ये लंबा है बट जो है आकार में चेंज है, बट क्या है क्वांटिटी जो है वो दोनों की सेम है। तो इसमें पहला है बच्चे में संरक्षण के कौशल नहीं है, या फिर बच्चे में वस्तु स्थायित्व जो है नहीं हासिल की है, यानी बच्चे में क्या वस्तु स्थायित्व नहीं है। तो ये आपका जो होता है इन्फेंसी की बात है, यानी कि 0 से 2 वर्ष की बात कही जा रही है। जीववाद सोच जो है बच्चे के विचारों को सीमित करती है, या फिर बच्चा क्रमबद्धता की प्रक्रिया करने में अक्षम है। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसमें आंसर होगा फर्स्ट, यानी बच्चे में संरक्षण की कौशल नहीं है, क्योंकि बच्चा क्या है वो संरक्षण नहीं कर पा रहा है कि शेप और साइज के बदलने से क्वांटिटी में कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। उसका ध्यान जो है शेप साइज पर है, यानी आकार पर है कि क्या है ये छोटा है या ये बड़ा है तो इसमें क्या ज्यादा मात्रा में पानी होगा, ये छोटा है तो इसमें कम मात्रा में पानी होगा। ठीक है, तो इसमें आंसर आपका जो है फर्स्ट सही होगा,
वस्तु स्थायित्व क्या होता है, ये आपका सेंसरी मोटर यानी इन्फेंसी में होता है, उसी में लैक भी कर रहा होता है इन्फेंसी में, उसी में अचीव भी कर लेता है, यानी कि स्टार्टिंग के कुछ जो मंथ होते हैं उसमें बच्चा जो है वस्तु स्थायित्व बच्चे में नहीं होता है, यानी क्या है, लैक कर रहा होता है। क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है, आप मान के चलिए 6 महीने तक अगर आप कोई खिलौना उसको दे रहे हैं, वो खेल लेंगे, मतलब बच्चा खेल लेगा, उसके बाद जब हटा देंगे तो बच्चा उसको नहीं ढूंढता है, क्योंकि क्या है, वो थोड़ी देर के लिए खेल लिया, उसमें वस्तु स्थायित्व नहीं होता है बच्चे में। बट वहीं पे जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है, वही बच्चा जब 12 साल या 1.5 साल का हो जाता है, तो बच्चे में वस्तु स्थायित्व मतलब वस्तु स्थायित्व जो है आ चुका होता है, यानी अचीव कर चुका होता है। तब अगर बच्चे का खिलौना अगर आप हटा देते हैं तो उसको ढूंढने की वो कोशिश करेगा, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्योंकि क्या है, वस्तु स्थायित्व जो होता है वो इसी यानी इन्फेंसी में लाइक भी कर रहा होता है, और लास्ट के कुछ मंथ में क्या है, अचीव भी कर लेता है। और साथ ही साथ जो आपका इन्फेंसी होता है उसमें लक्ष्य निर्देशित व्यवहार भी होते हैं, इसकी विशेषता है। यानी कि अगर आप कोई कुछ भी खिलौना रख देते हैं तो बच्चा उसको लक्ष्य मान करके धीरे 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 घिसड़ घिसड़ के वहां तक पहुंचता है। तो ये भी कभी पूछ लेता है कभी कभी कि लक्ष्य निर्देशित व्यवहार कौन सी अवस्था की विशेषता है, तो आपका इन्फेंसी की है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 0 से 2 वर्ष की उम्र में। तो इसमें आपका आंसर जो है फर्स्ट सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इसमें बात कही गई है, पियाजे द्वारा दिया गया संज्ञानात्मक विकास के चरणों का जो है सही क्रम क्या है, यानी कि जो डेवलपमेंट है संज्ञानात्मक विकास का, उसका सही चरण क्या है। तो पहला है संवेदी चालक चरण, या फिर पूर्व संक्रियात्मक चरण, मूर्त संक्रियात्मक चरण, और आपका अमूर्त संक्रियात्मक चरण। सेकंड है मूर्त संक्रियात्मक चरण, या फिर आपका मूर्त संक्रियात्मक चरण या संवेदी। तो ये आपका नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहले होगा संवेदी चालक चरण, यानी कि आपका जो होगा इन्फेंसी, ठीक है, आपका सेंसरी मोटर स्टेज होगा सबसे पहले। तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये भी आपका गलत हो गया। अब आपका सेंसरी मोटर के बाद जो होगा आपका क्या होगा, जो आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशन नहीं होगा बल्कि प्री ऑपरेशनल स्टेज होगा। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। आंसर आपका फर्स्ट सही होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का जो है आंसर फर्स्ट होगा, यानी कि सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल स्टेज, फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फिर आपका फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसकी जो उम्र है 0 से 2 वर्ष है, इसकी जो है 2 से 7 वर्ष है, ठीक है, ये जो है आपका 7 से 11 वर्ष है, ये जो है आपका 11 से 15 वर्ष है। एज भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें बात कही गई है कि नेहा खुद को अपनी माँ द्वारा जो है लाई मिठाई को मेहमानों के लिए है, यानी जो नेहा की माँ है वो क्या है, जो मिठाई लाई है वो मेहमानों के लिए खाने से रोकती हैं, या सोचकर कि खाने से वह जो है पकड़ी जा सकती है। कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार नेहा नैतिक विकास की किस अवस्था में है, यानी कि वो सोच रही है अगर मैंने मिठाई खा ली तो क्या है, हम पकड़े जाएंगे। तो कौन सी स्टेज पे है। कोहलबर्ग की जो थ्योरी है मोरल डेवलपमेंट पर आधारित है, यानी कि बच्चा अपने स्टेज के अनुसार अपनी तर्क दे रहा होता है कि कैसा, मतलब अपनी स्टेज के अनुसार वो अपनी थिंकिंग दे रहा होता है। तो पहला है यांत्रिक सापेक्षता अभिविन्यास, या फिर सजा और आज्ञाकारिता जो है अभिविन्यास, या फिर सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, या फिर आपका होगा अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है, इसमें आपका आंसर होगा 2, यानी कि सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास है। यानी बच्चा क्या है, बच्चा जानता है कि अगर मैंने मिठाई खाई तो माँ को पता चलेगा, फिर क्या है, पिटाई भी होगी, सजा भी मिलेगी, तो इस डर से जो है वो मिठाई नहीं खा रही है, ठीक है। तो क्या है, कौन सी स्टेज पे है बच्चा, मतलब सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास पे है, यानी कि आपका आंसर जो है वो सेकंड सही हो जाएगा। कोहलबर्ग की थ्योरी से हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 या 2 हमेशा आते हैं। तो अच्छे से अगर आपने कोहलबर्ग की थ्योरी नहीं देखी है तो आपको यही मेरे चैनल पे मिल जाएगी, आप जाकर के इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। इसमें बात कही गई है किसके सिद्धांतों के अनुसार बच्चे अपने से ज्यादा ज्ञान वाले समकक्षी व वयस्कों से अंतःक्रिया करके सीखते हैं, यानी कि कौन से ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिनके अनुसार क्या है, बच्चा अपने से ज्यादा यानी अपने से ज्यादा अनुभवी लोगों से इंटरेक्ट होके अंतःक्रिया करके सीखता है। तो आपका लेव वाइगोस्की, यानी कि सोशली बच्चा इन्वॉल्व हो रहा होता है, लोगों से इंटरेक्ट हो रहा होता है। आपका कोहलबर्ग, या फिर हार्वर्ड गार्नर, या फिर जीन पियाजे, या फिर आपका लेव वाइगोस्की।
तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसमें आपका आंसर होगा फर्स्ट यानी कि लेव वाइगोस्की हो जाएगा, क्योंकि जो आपके लेव वाइगोस्की हैं यानी वाइगोस्की जी जो हैं ये मानते हैं कि सोशली बच्चा इन्वॉल्व होगा, सोशली बच्चा इंटरेक्ट होगा, लोगों से अंतःक्रियाएं करेगा, अपने से ज्यादा अनुभवी लोगों से जब बात करेगा, इंटरेक्ट होगा, ठीक है, अंतःक्रियाएं करेगा तो बेहतर सीखेगा। यानी कि लेव वाइगोस्की ये कहते हैं कि मान लीजिए अगर 5 साल का बच्चा है और अगर उसका इन्वायरमेंट बहुत अच्छा दिया जा रहा है, वो बच्चा जो है मतलब बच्चा जो है इस इन्वायरमेंट में रह रहा है जहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, जहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, जहाँ पे लोग बहुत अच्छे से बात करते हैं, काफी शिक्षित लोग हैं, तो बच्चा अपनी उम्र के हिसाब से भी बेहतर करेगा, अपनी उम्र के हिसाब से भी वो बेहतर सीखेगा। ठीक है, तो लेव वाइगोस्की यही कहते हैं कि बच्चा अंतःक्रिया करके, अपने से ज्यादा अनुभवी लोगों से अंतःक्रिया करके बच्चा इंटरेक्ट होकर बेहतर सीख रहा होता है। तो आंसर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। जीन पियाजे क्या कहते हैं, बच्चा स्टेजों में, यानी बच्चा जो है इतनी स्टेज पे जब पहुंचेगा तो उसका इतना डेवलपमेंट हो चुका होगा, दूसरी जब स्टेज पे पहुंचेगा तो बच्चे का इतना डेवलपमेंट, तीसरी स्टेज पे पहुंचेगा तो बच्चे का इतना डेवलपमेंट, चौथी स्टेज पे पहुंचेगा तो बच्चे का इतना डेवलपमेंट हो चुका होगा। पियाजे ने क्या किया, 4 स्टेजों में बच्चे का डेवलपमेंट जो है डिवाइड कर दिया। लेकिन वाइगोस्की क्या कहते हैं कि बच्चा अगर अपने से ज्यादा अनुभवी लोगों से सोशली इंटरेक्ट हो रहा, अंतःक्रिया कर रहा तो बेहतर सीखेगा। यानी कि इन्होंने क्या है, इन्वायरमेंट को ज्यादा महत्व दिया और आपके जीन पियाजे ने हेरिडिटी को ज्यादा अहमियत दी। ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर जो है आपकी मतलब इंटेलिजेंट थ्योरी पर आधारित है और लेव वाइगोस्की की जो थ्योरी है वो आपकी मोरल डेवलपमेंट पर है। ठीक है, आगे चलते हैं, यानी इसमें आंसर जो है आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसमें बात कही गई है, लेव वाइगोस्की के अनुसार निम्न में से संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। यानी कि लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में जो महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है, अनुकूलन की है, पुनर्बलन की है, या फिर सांस्कृतिक परिवेश की है, या फिर आनुवंशिकता की है। तो लेव वाइगोस्की की थ्योरी ही आधारित है सोशल कल्चर अप्रोच, यानी कि उन्होंने क्या समाज को, संस्कृत को और भाषा को इन्होंने ज्यादा महत्वपूर्ण माना है। तो इसमें आपका आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 9 थर्ड सही हो जाएगा, यानी समाज यानी सांस्कृतिक प्रवेश को। तो आंसर आपका थर्ड सही होगा, क्योंकि बच्चा क्या है, सांस्कृतिक प्रवेश यानी कि लोगों से इंटरेक्ट होगा, लोगों से बात करेगा, उसका कल्चर कैसा है, उसका बिहेव कैसा है, वो कैसे इन्वायरमेंट में रह रहा है, बच्चे का डेवलपमेंट वैसा ही होगा। मान के चलिए 5 साल के 2 बच्चे हैं, ठीक है, एक बच्चा ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहा है जहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, बट दूसरा बच्चा ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहा है जहाँ के लोग ना तो शिक्षित हैं, ना अच्छे से बात करते हैं, रोज लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो बच्चा जो है, दोनों सेम थे, दोनों सेम एज के थे, क्या फर्क हो गया, पहला बच्चा जो था अच्छा इन्वायरमेंट दिया गया जहाँ के लोग बहुत शिक्षित थे, बहुत अच्छे से बात करते थे, एक दूसरे का सम्मान करते थे, तो बच्चे का डेवलपमेंट अच्छा होगा, वो वैसे ही बात करेगा, लोगों को सम्मान देगा, लोगों से अच्छे से बात करेगा। दूसरा बच्चा जो है जिसका एनवायरनमेंट अच्छा नहीं था, जहाँ पे लोग रोज लड़ाई करते थे, एक दूसरे का अपमान करते थे, तो बच्चे का डेवलपमेंट वैसा हो जाएगा। यानी बच्चे दोनों क्या थे, सेम थे, सेम एज के थे, लेकिन एनवायरनमेंट की वजह से बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो अलग अलग हो गया। ठीक है, तो वाइगोस्की यही मानते हैं कि बच्चे का जैसा एनवायरनमेंट दिया जाएगा बच्चे को, बच्चे का डेवलपमेंट वैसा हो जाएगा। तो आंसर आपका इसमें क्या है, थर्ड सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। इसमें बात कही गई है, हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत में शरीर और वस्तुओं दोनों को कुशलतापूर्वक उपयोग करने की क्षमता को कौन सी जो है बुद्धि कहा जाता है। यानी कि शरीर और वस्तुओं, हार्वर्ड गार्डनर की जो थ्योरी है ये आपका इंटेलिजेंट यानी कि मल्टीपल इंटेलिजेंट पर आधारित है, और हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी से आपसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, एक ना दो क्वेश्चन हर बार आते हैं। तो अगर आपने हार्वर्ड गार्डनर की भी थ्योरी नहीं कंप्लीट की है तो जाकर के कर सकते हैं, आपको ये मेरे चैनल पे मिल भी जाएगी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, हार्वर्ड गार्डनर ने अपनी थ्योरी में 8 प्रकार की बुद्धि बताई है, जो कि आपके एनसीईआरटी में 8 प्रकार की गिवन है, और सीटेट ने वेरीफाई भी कर रखा है, 8 प्रकार की बुद्धि पूछा भी जाता है आप में। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, पहला जो आपका तर्क गणितीय बुद्धिमत्ता, या फिर शारीरिक गति संवेदनशीलता यानी संवेदनात्मक बुद्धि, या फिर अंतर वैयक्तिक बुद्धि यानी कि क्या है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंट, या फिर भाषाई बुद्धि यानी लैंग्वेज में जो है इंटेलिजेंट। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका है
10, इसमें आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा, यानी कि इसमें 2 आंसर सही हो जाएगा। शारीरिक गति संवेदनात्मक बुद्धि है, क्योंकि इसमें शरीर से संबंधित बात कही जा रही है कि बच्चे में ये कुशलता है कि शरीर और वस्तुओं दोनों को कुशलतापूर्वक उपयोग कर सके, यानी कि अपनी बॉडी को कहाँ पे कैसे मूव करना है, कैसे कंट्रोल करना है। तो ये क्या है, शारीरिक गति जो है संवेदनात्मक बुद्धि होगा। जैसे कि जो डांसर होते हैं, जो मतलब स्विमिंग कर रहे होते हैं, जो क्रिकेटर होते हैं, उनमें क्या है, ये बुद्धि पाई जाती है, यानी उनको पता होता है कि अपनी बॉडी को कैसे हमको कंट्रोल करना है, कहाँ पे मूव करना है। तो ये आपका हो जाएगा आंसर इसमें सेकंड सही। अगर भाषाई बुद्धि जो होती है वो नेता लोगों में पाई जाती है, ठीक है। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि जो होती है, यानी कि इंटरपर्सनल जो बुद्धि होती है, जो दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझ पाए कि दूसरा क्या चाह रहा है, क्या फील कर रहा है, तो ये आपका इसके अंतर्गत चला जाएगा। तर्क गणितीय बुद्धिमत्ता होती है, जिनमें क्या है, मैथमेटिक्स, साइंस जो बहुत अच्छी होती है, उनमें ये बुद्धि पाई जा रही होती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, इसमें बात कही गई है कि दृश्य स्थानिक जो है बुद्धि में क्या शामिल है। तो पहला है छवियों और चित्रों में सोचने की क्षमता, सटीक और अमूर्त रूप से कल्पना करने की क्षमता, या फिर लय, ताल, मीटर, स्वर जो आपका मधुरे के प्रति संवेदनशीलता, या फिर कहानियों व कविताओं को समझने व जो है गढ़ने की क्षमता, या फिर प्राकृतिक रूपों जैसे जानवरों और पौधों की प्रजातियों और चट्टानों और पर्वत जो है प्रकारों को वर्गीकृत करने की क्षमता। तो आंसर आपका जो मतलब क्वेश्चन नंबर जो आपका 11 है, इसमें आपका आंसर होगा फर्स्ट, यानी कि छवियों और चित्रों को सोचने की क्षमता, साथ ही साथ सटीक और अमूर्त रूप से कल्पना करने की क्षमता। तो आंसर आपका जो है फर्स्ट सही होगा, क्योंकि दृश्य स्थानिक बुद्धि, यानी कि दृश्य स्थानिक बुद्धि किसमें पाई जाएगी, जो छवियों और चित्रों को सोचने की क्षमता रखते हो, यानी कि जो मूर्तिकार होते हैं, उनको पता है कि इतने ही जगह पे हमको क्या है, पूरा आकार दे देना है, यानी फेस भी बना देना है, गर्दन भी, यानी पूरी बॉडी का आकार जो है हमको इतने में ही देना है। तो उनको पता रहता है कि स्थानिक बुद्धि होती है उनमें कि इतने पर ही हमको क्या है, पूरा आकार देना है। आंसर आपका इसमें फर्स्ट सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 12। इसमें बात कही गई है कि सह शिक्षा कक्षा में लड़कों के लिए एक शिक्षक की टिप्पणी जो है, मजबूत बनो और लड़कियों की तरह नम्र व्यवहार मत करो, किसको बढ़ावा देगा। यानी कि जो टीचर हैं वो क्या कह रहे हैं कि बच्चों से कि मजबूत बनो, लड़कियों की तरह जो नम्र व्यवहार है वो मत करो। तो ये किसको दर्शाया जा रहा है, यानी किसको जो है बढ़ावा मिल रहा है। तो आपका पहला है जेंडर समानता। तो जेंडर समानता की यहाँ पे बात नहीं की जा रही है। अगर जेंडर समानता की बात हो रही होती तो टीचर जो है कंपेयर नहीं करता, और जहाँ पे कंपेयर होगा लड़की को लड़के से या फिर बॉयज को गर्ल से, तो वहां पे क्या है, जेंडर समानता की कोई बात नहीं की जा रही होगी। जेंडर रूढ़िबद्धता है या फिर जेंडर भूमिका में लचीलापन। तो अगर लचीलापन होता तो दोनों को बराबर महत्वपूर्ण माना जा रहा होता, दोनों को एक दूसरे से कंपेयर नहीं किया जा रहा होता। जेंडर समानता की भी यहाँ पे कोई बात नहीं की जा रही है। आंसर आपका 2 सही होगा, यानी जेंडर रूढ़िबद्धता बनी हुई है टीचर में कि जो लड़कियां हैं वो सॉफ्ट होती हैं, नर्म होती हैं, लड़के जो होते हैं मजबूत होते हैं, लड़के रोते नहीं है, वगैरह वगैरह। तो ये क्या है, टीचर में क्या है, रूढ़िबद्धता बनी हुई है। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर जो है सेकंड सही हो जाएगा कि लड़कियां जो है घर का काम करेंगी, लड़के बाहर का काम करेंगे, लड़के ये कपड़े पहनेंगे, लड़कियां ये कपड़े पहनेंगी, लड़कियां तेज हंसेंगी नहीं, लड़के कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि वो लड़के हैं, लड़के बाहर मतलब काफी लेट नाइट भी घर आ सकते हैं, लड़कियां जो है लेट नाइट घर नहीं आ सकती। तो बहुत सारे जो है धारणाएं बनी हुई हैं। ऐसा तो कहीं बुक में नहीं लिखा है कि लड़के रात के 12 बजे ही घर आएंगे, लड़कियां रात के 12 बजे घर नहीं आ सकती, लड़कियां मतलब नाइट ड्यूटी नहीं कर सकती, ऐसा तो कहीं बुक में नहीं प्रिंट है। लेकिन क्या है, जो सदियों से बनी वाली धारणाएं हैं कि लड़कियां सॉफ्ट होती हैं दिल की, लड़के जो होते हैं मजबूत होते हैं, लड़के रोते नहीं हैं, तो ये सारी जो धारणाएं हैं ये क्या है, जेंडर रूढ़िबद्धता को दर्शा रही होती हैं। तो आंसर आपका सेकंड सही हो जाएगा, यानी कि जेंडर स्टीरियोटाइप को जो है दर्शा रही होती हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें बात कही गई है विविध शिक्षार्थियों वाली कक्षा में शैक्षणिक रणनीतियां क्या होनी चाहिए। तो पहला है उचित समावेशन हो, या फिर मानकीकृत मूल्यांकन हो, या फिर गैर प्रासंगिक जो है पाठ्यक्रम, या फिर दृष्टिकोण में अनम्यता। तो आंसर आपका जो इसमें होने वाला है क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट, यानी कि उचित समावेशन होना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि विविध शिक्षार्थियों वाली क्लासरूम है, यानी कि समावेशी जो इंक्लूसिव क्लासरूम होती है
उसमें विभिन्न प्रकार के बच्चे होते हैं, यानी क्लासरूम में अगर मान के चलिए 30 बच्चे हैं तो 30 प्रकार के बच्चे होंगे, 30 प्रकार के होंगे बच्चे और 30 जगह के होंगे, 30 तरीके का बैकग्राउंड भी बच्चे का होगा। तो उनमें क्या हमको करना है, कैसी जो है टीचिंग मेथड का हमको प्रयोग करना है, उचित समावेशन होना चाहिए, यानी बच्चा जो है हर बच्चा अपने आप को क्या है इंक्लूड कर पाए क्लासरूम में। ऐसी लैंग्वेज का प्रयोग करना है कि हर बच्चा अपने आप को इंक्लूड करे, हर बच्चा उस लैंग्वेज को समझ पाए। मान के चलिए क्लासरूम में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको हिंदी आ रही है, लेकिन आप क्या करो इंग्लिश में जाकर के क्लास ज्वाइन कर रहे हो तो बच्चे नहीं समझ पाएंगे। बच्चे हैं इंडिया के, आप लैंग्वेज प्रयोग कर रहे हो इंग्लैंड के, तो क्या ये पॉसिबल है बच्चा समझ पाएगा, चीज़ों को कनेक्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। बल्कि क्या करना है हमको, ऐसी लैंग्वेज का प्रयोग करना है कि हर बच्चा इंक्लूड करे, हर बच्चा जो है अपने आप को अलग थलग महसूस ना करे, हर बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू को महत्वपूर्ण मानना है, हर बच्चा जो अपनी राय दे रहा है, अपना अनुभव दे रहा है, हमको उसको क्या है महत्वपूर्ण मानना है। बच्चा जो भी अपना अनुभव लेकर के आया है, जो भी अपनी मदर टंग लेकर आया है, उसको हमको इंक्लूड करना है। तो आंसर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें बात कही गई है कि सीखने के लिए मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है, यानी कि जो सीखने के लिए मूल्यांकन होता है उसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू कौन सा है। तो पहला है, मूल्यांकन की किसी एक ही रणनीति से बच्चे की प्रगति व अधिगम की संपूर्ण जानकारी का पता किया जा सकता है, या फिर यह सीखने में होने वाले जो है बदलाव का अवलोकन करता है, या फिर यह बच्चों की व्यक्तिगत व विशिष्ट जरूरतों को जो है नहीं पहचानता, या फिर यह शिक्षकों को मानसिक मंदबुद्धि वाले बच्चों को पहचानने में मदद करता है। तो आंसर आपका जो है क्वेश्चन नंबर 14, इसमें आंसर सही होगा 2, यानी कि यह सीखने में होने वाले बदलाव का अवलोकन कर रहा होता है। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो आपका एनालिसिस होता है, मूल्यांकन होता है, इसके माध्यम से पता चल रहा होता है कि जो लर्निंग हुई है उसमें कितना बदलाव हुआ है, बच्चे का कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, बच्चे को कहाँ पे दिक्कत हुई है, कहाँ पे टीचर से प्रॉब्लम हो रही है। तो क्या है, इसके दौरान टीचर एंड बच्चे दोनों का एनालिसिस हो रहा होता है कि टीचर जो है वह कैसे अपना मेथड प्रयोग कर रहा है कि बच्चे इंक्लूड कर पा रहे हैं कि नहीं, बच्चे को कहाँ पे दिक्कत हो रही ये भी एनालिसिस हो पा रहा होता है कि बच्चे को कौन से सब्जेक्ट में दिक्कत हो रही है, बच्चे को कहाँ पे दिक्कत आ रही है, बच्चा कैसे समझेगा, बच्चा कैसे इंक्लूड करेगा, बच्चे को इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये सारा प्रोसेस जो है आपको मूल्यांकन के दौरान पता चल जाता है। अब मूल्यांकन के दौरान जो एनालिसिस होता है उसके माध्यम से टीचर की भी एक्टिविटी समझ में आ रही होती है, साथ ही साथ बच्चे की एक्टिविटी भी समझ में आ रही होती है। क्योंकि मूल्यांकन से सिर्फ और सिर्फ बच्चे का मतलब बच्चे की एक्टिविटी नहीं समझ में आ रही होती, दोनों लोगों की एक्टिविटी जो समझ में आ रही होती कि टीचर कैसा प्रयोग करता है मेथड अपना, टीचर बच्चे को इंक्लूड कर पा रहा है कि नहीं, टीचर बच्चे में इंटरेस्ट ला पा रहा है कि नहीं। तो ये सारे जो प्रोसेस होते हैं, यानी कि क्लासरूम में जो भी एक्टिविटी हो रही होती है वो मूल्यांकन के दौरान पता चल जाती है। तो आंसर आपका सेकंड सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे। इसमें बात कही गई है कि मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, यानी कि जो एनालिसिस है इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो पहला है छात्रों में भय और तनाव पैदा करना, या फिर असुरक्षा और हीनता की भावना पैदा करना, या फिर छात्रों के बीच तुलना करना, या फिर सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सहायता करना। तो मूल्यांकन का क्या उद्देश्य होना चाहिए। तो भय जो तनाव आपको बच्चे में पैदा नहीं करना है कि हाँ ये तो मैथ है, हाँ ये साइंस है, मैं तो ये नहीं कर पाऊंगा। तो बच्चे में हीनता या फिर भाव तनाव ऐसा कुछ आपको फिलअप नहीं करना है, ऐसा कुछ बच्चे में नहीं भरना है। असुरक्षा और हीनता भी जो ये है ये भी भावना नहीं पैदा करनी कि बच्चा अपने आप को असुरक्षित महसूस करे, अनकंफर्टेबल महसूस करे। बच्चों के बीच तुलना भी आपको नहीं करनी कि बच्चा जो है एनालिसिस आप कर रहे हो तो बच्चों में तुलना नहीं करनी। आप एनालिसिस इसलिए कर रहे हो कि बच्चे को कहाँ पे दिक्कत आ रही है, बच्चा अपना ग्रो कैसे कर सकता है, आप उसको कैसे उसको मदद दे सकते हैं, उसका यानी कि टीचिंग के दौरान लर्निंग के दौरान आप उसकी कैसे मदद कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर जो आपका 15 है इसमें आंसर सही हो जाएगा 4, यानी कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सहायता करना। आंसर आपका सेकंड यानी 4 आपका आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि मूल्यांकन के दौरान आपको पता चलेगा कि सीखने में कहाँ पर बच्चे को दिक्कत हो रही है, बच्चे की जो लर्निंग हो रही है वो अच्छी हो रही है नहीं हो रही है, लर्निंग में कितना प्रोग्रेस हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, टीचर जो अच्छे से बच्चे को इंक्लूड कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो ये सारा प्रोसेस आपको मूल्यांकन के दौरान पता चल जाएगा। आंसर आपका 4 सही होगा।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें बात कही गई है कि यानी आदर्शन और रीजन का क्वेश्चन दिया गया है। इसमें बात जो कही गई है कि समावेशी जो शिक्षा में केवल विशेष बच्चे ही लाभान्वित जो है होते हैं, तो ये कहना गलत होगा कि विशेष बच्चे यानी जो विशेष बच्चे होते हैं उनको ही प्रॉफिट दिया जाता है, उन्हीं को जो है उन्हीं को उनमें जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उन्हीं को क्या है इसमें लाभ मिल पाता है। बाकी जो बच्चे हैं क्या वो अलग थलग रहते हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि इंक्लूसिव एजुकेशन जो होती है वो सभी को इंक्लूड कर रही होती है, चाहे वो विशेष प्रकार का बच्चा हो, चाहे वो गिफ्टेड हो, या फिर बच्चा बिल्कुल भी डम हो, उसको कुछ भी ना आ रहा हो, तो क्या है उसको भी इंक्लूड करेगा इंक्लूसिव एजुकेशन। तर्क जो दिया गया है, समावेशी शिक्षा की अवधारणा इस दर्शन पर आधारित है कि केवल कुछ जो है बाधिता वाले शिक्षार्थियों की जरूरतों को ही पोषित किया जाए। तो इसमें आपका जो आदर्शन है वो भी गलत है, एंड आपका जो तर्क दिया गया यानी जो रीजन दिया गया वो भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि केवल कुछ बाधिता वाले शिक्षार्थियों को आप उनकी जरूरतों को पोषित नहीं करेंगे, सभी बच्चे को आप इंक्लूड करेंगे। बच्चा कैसा भी हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो, बच्चा देखने में चाहे जैसा भी हो, गिफ्टेड बच्चा है, बच्चा बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा, बिल्कुल डम है, जीरो है, कुछ भी उसको नहीं आ रहा, तब भी आप उसको इंक्लूड करोगे। बच्चे को आप अलग थलग नहीं कर सकते, ना तो उसकी जात के आधार पर आप बांट सकते हो, ना ही उसके नॉलेज के आधार पर आप बांट सकते हो, ना ही उसकी लैंग्वेज के आधार पर आप उसको डिवाइड कर सकते हो। आप किसी भी प्रकार से बच्चे को अलग थलग नहीं कर सकते। तो आंसर इसमें आपका होगा जो 4 यानी कि ए और आर दोनों गलत हो जाएंगे, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन यही कहती है कि हमको हर प्रकार के बच्चे को इंक्लूड करना है। मान के चलिए जिस बच्चे को देखने में प्रॉब्लम हो रही है तो क्या आप उसको अलग कर दोगे? नहीं। इंक्लूसिव एजुकेशन ये कहती है कि मान लीजिए किसी बच्चे को देखने में प्रॉब्लम है तो आप उसको आगे बैठा लेंगे, ब्लैक बोर्ड पे थोड़ा बड़ा बड़ा लिखेंगे, ये नहीं कहेंगे बच्चे से कि तुमको दिखता नहीं, तुम अपने घर जाओ या फिर आप जाओ चश्मा लगवा के आओ, ऐसा आपको नहीं करना है, बल्कि कुछ ऐसी एक्टिविटी करनी है कि बच्चा इंक्लूड करे। ठीक है, उसको देखने में प्रॉब्लम है तो आप ब्रेल लिपि का प्रयोग करेंगे, बच्चा स्पर्श करके देख ले। ठीक है, अगर उसको थोड़ा बहुत दिख रहा है तो आप आगे सीट पे बैठा लेंगे, बच्चे को थोड़ा ब्लैक बोर्ड पे बड़ा बड़ा लिखेंगे जिसमें बच्चा जो है चीजों को समझ पाए। किसी बच्चे को सुनने में प्रॉब्लम है तो आप थोड़ा सा लाउड बोलेंगे, बच्चे को आगे बैठा देंगे, यानी बच्चे की नीड के अनुसार आप उसकी मदद करेंगे। बच्चा जो है वो सिस्टम के लिए नहीं है, बल्कि सिस्टम जो है वो बच्चे के लिए है। यानी कि टीचिंग में यानी मेथड में अगर कोई दिक्कत, लर्निंग में कोई दिक्कत आ रही है तो आप बच्चे में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, बच्चे में कोई चेंजमेंट आप नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे अपने सिस्टम में परिवर्तन करेंगे। यानी कि जो सिस्टम है वो बच्चे के लिए, ना कि बच्चा जो है वो सिस्टम के लिए नहीं है। ठीक है, आप ये ध्यान रखिएगा। आंसर आपका इसमें सही होगा, यानी किसी भी प्रकार का बच्चा हो, कैसा भी दिखता हो, कैसा भी हो, बच्चे में कोई चेंजमेंट आपको नहीं करना है। जो भी चेंजमेंट करना है आपको अपने मेथड में परिवर्तन लाना है। आंसर आपका 4 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन 17। इसमें बात कही गई है कि वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों का समायोजन करने के लिए शिक्षकों को किसका पालन करना चाहिए? यानी कि जो वंचित पृष्ठभूमि से बच्चे आए हुए हैं उनको आप समावेश यानी उनका क्या है समायोजन आप करना चाह रहे हैं, क्लासरूम में इंक्लूड करना चाह रहे हैं, तो आप कौन से यानी किसका आप पालन करेंगे? पहला है सामाजिक बहिष्कार का करेंगे, या फिर सामाजिक हास्याकरण करेंगे, या फिर मानकीकृत पाठ्यक्रम, या फिर विवेदित निर्देश। तो आंसर आपका जो क्वेश्चन नंबर 17 है इसमें आपका आंसर सही होगा 4 यानी विवेदित निर्देश आप देंगे, यानी बच्चे की नीड के अनुसार आप उसकी मदद करेंगे, बच्चे की नीड के अनुसार आप उसको वर्क देंगे, बच्चे की नीड के अनुसार आप उसकी मदद करेंगे, उसका प्रोग्रेस करेंगे। यानी कि जैसे बच्चा है उसको वैसे आप उसको सहायता देंगे, वैसे बच्चे को निर्देश देंगे, वैसे बच्चे को वर्क देंगे, वैसे बच्चे से एक्टिविटी करवाएंगे। आंसर आपका 4 सही होगा, ना कि फर्स्ट। सेकंड भी आपका गलत है, थर्ड भी आपका गलत है, यानी मानकीकृत पाठ्यक्रम सभी के लिए एक ही प्रकार का पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं कर सकते। ठीक है, आंसर आपका 4 सही हो जाएगा। यानी मान के चलिए अगर किसी बच्चे में कोई डिसेबिलिटी है तो जब फॉर्म अप्लाई करते हैं आपने जब सीटेट का फॉर्म अप्लाई किया होगा तो उसमें भी पूछना है कि किसी भी प्रकार की आप में डिसेबिलिटी तो नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जा रहा होता है। तो क्लासरूम में मान के चलिए अगर किसी बच्चे में कोई दिक्कत है, किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी है बच्चे में, तो आप एक ही जैसा पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं कर सकते, उसमें परिवर्तन आपको लाना पड़ेगा। आंसर आपका 4 सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे। इसमें बात कही गई है निम्न में से कौन सा
शारीरिक गतिक विकलांगता से जूझते विद्यार्थियों के लिए गतिशीलता सहायक तकनीकी का उदाहरण है। तो आपका पहला है व्हील चेयर, जो है पहिया कुर्सी, यानी जिस बच्चे को चलने में दिक्कत हो रही है तो आप व्हील चेयर का प्रयोग करेंगे। बड़ी मुद्रा वाली जो है किताबें, या फिर शब्द भविष्यवाणी वाला सॉफ्टवेयर, या फिर स्पर्श सामग्री। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 18 है, इसमें आपका आंसर होगा फर्स्ट, यानी व्हील चेयर का प्रयोग करेंगे। क्योंकि क्या है, बच्चे में शारीरिक गतिक विकलांगता है, यानी बच्चे को चलने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए आप क्या है, व्हील चेयर का प्रयोग करेंगे, यानी इसमें बच्चा बैठ करके अपना चल सकता है, यानी आ जा सकता है। तो आंसर आपका क्या है, फर्स्ट सही हो जाएगा। स्पर्श सामग्री, बच्चे को अगर देखने में प्रॉब्लम होती तो आप स्पर्श सामग्री का प्रयोग कर सकते थे। शब्द भविष्यवाणी वाला सॉफ्टवेयर, अगर बच्चे को सुनने में प्रॉब्लम होती तो आप इसका प्रयोग कर सकते थे, ठीक है। लेकिन बच्चे को क्या है, चलने में प्रॉब्लम है, बच्चे में जो दिक्कत है फिजिकली प्रॉब्लम है, यानी कि बच्चे में शारीरिक गति विकलांगता है, बच्चा चल नहीं पाएगा। इस वजह से क्या है, व्हील चेयर का प्रयोग किया जाएगा। तो इसमें आपका आंसर जो है फर्स्ट सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 19। 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो इसको प्लीज लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि 30 क्वेश्चन का पूरा एक सेट होता है सीडीपी का। अगर आप एक साथ 30 क्वेश्चन अटेंड कर रहे हो तो आपको मतलब अटेंड करने का जो आपका टाइम है वो भी आपको समझ में आएगा। आप एक साथ जो 30 क्वेश्चन भी कर पाओगे, एंड आपको ये भी समझ में आएगा कि हर टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। अगला है गणितीय अवधारणाओं को जो है गणना में कठिनाइयां किन छात्रों की विशिष्ट विशेषताएं हैं। तो पहला है गुणज वैफल्य, पठन वैफल्य, लेखन वैफल्य, या फिर स्वालीनता। तो बात यहाँ पे जो कही जा रही गणितीय, यानी बच्चे को क्या है, गणना करने में प्रॉब्लम हो रही है, यानी बच्चे को लिखने में, उसको बच्चे को मैथ में क्या है, दिक्कत आ रही है। तो इसमें एक आंसर आपका कौन सा सही होगा, यानी क्वेश्चन नंबर जो आपका 19 है, फर्स्ट आंसर आपका होगा, यानी गुणज वैफल्य बच्चे में पाया जाएगा। बच्चे में क्या है, क्योंकि गणित को सॉल्व नहीं कर पा रहा, उसको वहां पर दिक्कत आ रही है, वो 9 को क्या है, 9 को 6 पढ़ रहा है, उसको दिक्कत हो रही है, कैलकुलेशन में उसको प्रॉब्लम आ रही है, वो ऐड सब्ट्रैक्शन डिवाइड नहीं कर पा रहा है, उसको दिक्कत हो रही है। तो आंसर आपका इसमें क्या है, फर्स्ट सही हो जाएगा। स्वालीनता बच्चे को क्या है, वो काफी लंबे टाइम तक ध्यान एकत्र नहीं कर पाता है। पठन वैफल्य यानी पढ़ने में, यानी बच्चे में क्या डिसलेक्सिया प्रॉब्लम है, बच्चा जो है बी को डी पढ़ रहा है, 9 को 6 पढ़ रहा है, बच्चे को क्या है, पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है। लेखन वैफल्य होता है आपका डिस्ग्राफिया, यानी बच्चे को क्या है, लिखने में समस्या होगी। आंसर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर जो 20 है, इसमें बात कही गई है कि रचनात्मक बच्चों की विशिष्ट पहचान विशेषताओं में शामिल है। तो आपका पहला है विचारों की अनियमितता, या फिर ऊब के लिए उच्च सहिष्णुता, या फिर जटिलता के लिए वीरता, या फिर अभिसारी सोच। तो रचनात्मक बात कही जा रही, रचनात्मक बच्चों की विशिष्ट पहचान विशेषताओं में शामिल है। तो क्वेश्चन नंबर जो 20 है, इसमें आपका थर्ड होगा, यानी कि जटिलता के लिए वीरता आपका हो जाएगा, यानी कि आंसर आपका जो है थर्ड सही हो जाएगा। क्योंकि बच्चे जो हैं रचनात्मक होंगे तो कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, वो चैलेंजिंग टास्क लेंगे, यानी कि वो कुछ नया, हर चीज नए तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, जिसमें चैलेंज होगा वो ऐसा काम करने की कोशिश करेंगे। तो आंसर आपका क्या है, थर्ड सही होगा। अभिसारी सोच में क्या होता है, कन्वर्जन थिंकिंग होती है, यानी इसका फिक्स आंसर होता है, कि इसका क्या है, एक फिक्स आंसर होगा, इसमें बच्चे को तर्क वितर्क करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें आपका जो है आंसर 4 सही हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे होता अभिसारी, यानी कि आपका हो जाता यहाँ पे होता डाइवर्जन थिंकिंग, तो उसका होता है, यानी हर बच्चे को आप समझ रहे हो, ओपन एंडेड क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है अच्छा हो रहा होता है। लेकिन अभिसारी सोच में फिक्स आंसर होता है कि एक ही आंसर होगा, तो इसमें बच्चे का कोई क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप नहीं हो रही होती, बच्चे का कोई कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छा खासा नहीं हो पा रहा होता है। इसमें आपका आंसर जो है थर्ड होगा, यानी रचनात्मक बच्चा जो है वो कुछ नया क्रिएट करेगा, कुछ नए तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करेगा, जिसमें चैलेंज होगा, वो ऐसे काम करने की जो है कोशिश करेगा। आंसर आपका जो है थर्ड सही होगा, उसमें इंटरेस्ट भी लेगा, काफी एक्टिव होकर के पार्टिसिपेट भी करेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 21 पे। 21 जो है, इसमें बात कही गई है कि अर्थपूर्ण अधिगम में क्या सम्मिलित है, यानी जो लर्निंग होती है आपकी मीनिंगफुल, उसमें क्या सम्मिलित है, क्या इंक्लूड है।
तो पहला है पुरस्कार और दंड का प्रावधान, या फिर एक दूसरे के साथ बातचीत करने के अवसर, या फिर सीखने के तरीके पर विचार, या फिर साथियों के साथ प्रतिस्पर्धा के अवसर। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 21 है, इसमें आपका आंसर होने वाला है यानी कि अर्थपूर्ण अधिगम में क्या सम्मिलित है। तो आपको सीखने के तरीके पर विचार और या होगा आपका साथियों के साथ प्रतिस्पर्धा के अवसर, एक दूसरे के साथ बातचीत करने के अवसर। तो आंसर आपका जो है वो सेकंड होगा, क्योंकि क्या है, एक दूसरे से जब बच्चा बातचीत कर रहा है, एक दूसरे से इंटरेक्ट हो रहा है, एक दूसरे के अनुभव ले रहा है, एक दूसरे से राय ले रहा है, एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझ रहा है, तो बच्चा जो है उसकी जो लर्निंग हो रही है उसमें क्या मीनिंगफुल होगी, उसमें अर्थपूर्ण जो है अर्थपूर्ण लर्निंग होगी। आंसर आपका जो है यानी सेकंड ऑप्शन आपका जो है मच बेटर है, यही होगा, क्योंकि प्रतिस्पर्धा आपको क्लासरूम में नहीं करवानी कि हर बच्चा एक दूसरे से क्या है प्रतिस्पर्धा करते जा रहा है। आंसर आपका हो सकता था कि 4 हो जाता, बट सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी जो है आपका सेकंड होगा, क्योंकि ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। पेडागोजी में आपको लगेगा कि 4 ऑप्शन में चारों ऑप्शन सही है, लेकिन क्या है उसमें सबसे बेस्ट कौन सा है वो आपको छांटना है। कौन सा ऑप्शन ऐसा है कि हर ऑप्शन को अपने आप में इंक्लूड कर पा रहा है, वो आपको देखना है, तभी जाके आपको 1 नंबर मिल पाएगा। पेडागोजी में ये भी होता है, कभी कभी आपको लगेंगे कि चारों आंसर सही है, या फिर 2 आंसर सही है, या फिर तीनों ऑप्शन सही है, लेकिन उसमें से भी आपको चूज करना पड़ता है कि सबसे बेस्ट कौन सा है जो आपको 1 नंबर देगा। इसमें आपका आंसर सेकंड होगा, यानी कि एक दूसरे से जब बच्चा बातचीत करेगा, एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझेगा, एक दूसरे के अनुभव को समझेगा, इंटरेक्ट होगा, जो चीजें नहीं जानता वो अपने फ्रेंड से सीख रहा है, उसका फ्रेंड उस जो दूसरे फ्रेंड से सीख रहा है, यानी हर बच्चा एक दूसरे की मदद करके भी सीख पा रहे हैं। तो आंसर आपका जो है इसमें सेकंड सही होगा। 22 पे चलते हैं। आदर्शन और रीजन का क्वेश्चन दिया गया है। इसमें बात कही गई है कि शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण वह है जहां पाठ्य पुस्तक सभी सीखने का केंद्र है। तर्क जो दिया गया है, माध्यमिक विद्यालय में छात्र सबसे अच्छा सीखते हैं जब पाठ्य पुस्तक को पुनः पेश करने के लिए कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 22 है, इसमें आंसर आपका होगा 4, यानी कि क्या है दोनों गलत हैं। इसमें क्या है दोनों सही नहीं है, क्योंकि इसमें क्या बात कह दी गई, शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण वह है जहां पर पाठ्य पुस्तक जो है भी सीखने का केंद्र है, यानी कि पाठ्य पुस्तक जो है आप जो पाठ्य पुस्तक है उसको आप ज्यादा महत्वपूर्ण मान रहे हो, क्योंकि शिक्षार्थी केंद्रित में क्या होता है बच्चे की एक्टिविटी को जो है महत्वपूर्ण माना जा रहा होता है, बच्चे को ज्यादा महत्वपूर्ण इसमें माना जाएगा, बट इसमें क्या है पाठ्य पुस्तक की बात कह दी गई। अगला जो है इसमें बात कही गई माध्यमिक विद्यालय में छात्र सबसे अच्छा सीखते हैं, तो ये भी कहना गलत होगा, क्या बच्चा प्राइमरी में अच्छा नहीं सीख रहा होता है, तो ये आप नहीं मतलब जोर दे सकते कि बच्चा माध्यमिक विद्यालय में ही बेस्ट सीखेगा, तो ये भी आपका जो है वो गलत होगा। आंसर आपका 4 है, यानी कि ए और आर दोनों गलत जो है हो जाएंगे। आंसर आपका 4 सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है 23। 23 जो है इसमें बात कही गई है कि एक सामाजिक जो है रचनात्मक कक्षा में अधिगम जो है कैसा है। पहला है बच्चे के व्यवहार में स्थायी रूप से जो है मापने योग्य परिवर्तन है, या फिर ज्ञान के सह निर्माण की एक प्रक्रिया है, या फिर एक उद्दीपन और प्रतिक्रिया के युगम से होता है, या फिर तब होता है जब छात्रों को सकारात्मक पुनर्बलन पेशकश की जाती है। तो आंसर आपका जो है 23, इसमें बात कही जा रही है सामाजिक रचनात्मक कक्षा में अधिगम कैसी होगी, तो 23 जो है आंसर आपका 2 होगा, यानी कि ज्ञान के सह निर्माण की एक प्रक्रिया है। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मतलब सामाजिक रचनात्मक क्लासरूम जो है उसमें लर्निंग क्या होगी, ज्ञान के सह निर्माण की एक प्रक्रिया है, यानी कि हर बच्चा जो है एक दूसरे की मदद करके सीख रहा होगा। आंसर आपका क्या है सेकंड सही हो जाएगा। 24 पे चलते हैं। 24 जो है इसमें बात कही गई है कि डैश अधिगम के लिए उचित जो है कक्षा वातावरण का आधार होना चाहिए। तो पहला है अनुकूलन और पुनर्बलन के सिद्धांत, या फिर प्रतिस्पर्धा और व्यक्तिवाद सिद्धांत, या फिर सहयोग और सकारात्मकता, या फिर पृथक्कीकरण जो है पृथक्करण व जो है आपका नामीकरण। तो आंसर आपका जो 24 है इसमें आंसर आपका थर्ड होगा, यानी कि सहयोग और सकारात्मकता आपका सही हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पे सहयोग हो रहा है, जहाँ पे बच्चे एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, टीचर बच्चे की मदद कर रहा है, बच्चे आपस में हेल्प कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो लर्निंग है वो क्या है उचित कक्षा का वातावरण जो है का आधार बनेगा। आंसर आपका जो है सेकंड, यानी आंसर आपका थर्ड सही हो जाएगा,
क्योंकि बच्चा एक दूसरे की मदद कर रहा है, बच्चा एक दूसरे का सहयोग कर रहा है। तो अगर एक बच्चा नहीं भी जानता तो दूसरे से सीख रहा है, दूसरा बच्चा तीसरे बच्चे से सीख रहा है, यानी हर बच्चे में सहयोग की भी भावना आएगी और साथ साथ लर्निंग बहुत अच्छी होगी, बच्चा एक्टिव होगा, बच्चे के सारे सेंस इन्वॉल्व होंगे। आंसर आपका जो है थर्ड सही हो जाएगा। पृथक्करण, नामीकरण आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, लेबल आपको नहीं करना है, पुनर्बलन जो है आपका ये भी नहीं होगा, प्रतिस्पर्धा क्लासरूम में बिल्कुल भी आपको नहीं करानी। आंसर आपका जो है थर्ड सही होगा। 25 पे चलते हैं। अदर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। इसमें बात कही गई है कि मध्य विद्यालय के बच्चों को सहज अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें विभिन्न तरीकों की जो है तलाश करने के लिए प्रोत्साहित करना समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देने के लिए एक प्रभावी रणनीति है। तर्क जो दिया गया है, बच्चे विभिन्न दृष्टिकोणों की चर्चा और सोच की प्रक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। तो आंसर आपका इसमें क्या होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 25 है इसमें आपका आंसर फर्स्ट सही होगा, यानी ए और दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी कर पा रहा है, क्योंकि जो बच्चे विभिन्न दृष्टिकोणों की चर्चा और सोच की क्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि क्लासरूम में अगर डिस्कशन हो रहा है, संवाद हो रहे हैं, हर बच्चा एक दूसरे से डिस्कशन कर रहा है, अपना अनुभव शेयर कर रहा है, दूसरा बच्चा अपने दूसरे बच्चे से अनुभव ले पा रहा है, हर बच्चे एक दूसरे से इंटरेक्ट हो रहे हैं, तो लर्निंग जो है आपकी बेहतर होगी। आंसर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 26 पे। 26 जो है इसमें बात कही गई है कि कक्षा में प्रश्न, यानी क्लासरूम में आपको कैसे प्रश्न जो है पूछने चाहिए, या फिर जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनका क्या मतलब होता है। पहला है, केवल छात्रों द्वारा पूछे जाने चाहिए और सिर्फ शिक्षक द्वारा ही उत्तर दिया जाना चाहिए, यानी कि दूसरा बच्चा जो है उसका आंसर नहीं दे सकता। या फिर केवल शिक्षक द्वारा पूछे जाने चाहिए और सिर्फ छात्रों द्वारा ही उत्तर दिया जाना चाहिए, यानी अगर बच्चे को कहीं पे दिक्कत आ रही है आंसर देने में तो बच्चा मतलब टीचर जो है उसकी मदद नहीं करेगा। किसी के भी द्वारा नहीं पूछे और ना ही जवाब दिए जाने चाहिए। या फिर यानी कि क्लासरूम में क्या है, लर्निंग हो रही है बट कोई एक दूसरे से ना तो क्वेश्चन कर रहा है ना तो कोई आंसर दे रहा है, टीचर आता है लेक्चर दे के चला जा रहा है, तो क्या लर्निंग आपकी बेहतर हो पाएगी? बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। अगला है, छात्रों और शिक्षकों दोनों द्वारा पूछे और उत्तर दिए जाने चाहिए। तो आंसर आपका जो है क्वेश्चन नंबर 26, इसमें आपका आंसर होने वाला है 26 का 4, यानी कि छात्रों और शिक्षकों दोनों द्वारा पूछे और उत्तर दिए जाने चाहिए। आंसर आपका 4 सही होगा, क्योंकि क्लासरूम में अगर टीचर क्वेश्चन कर रहा है, बच्चा आंसर दे रहा है, पर कहीं पे बच्चे को अगर दिक्कत हो रही है तो टीचर उसकी मदद कर रहा है, और शिक्षक जो है बच्चे जो है वो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं टीचर से, टीचर भी क्वेश्चन जो है ट्रांसफर कर रहे हैं, यानी क्वेश्चन का जो आंसर वो दे रहा है। मान लीजिए कहीं पे बच्चे को दिक्कत हुई है, कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो गई है, कहीं पे उसने मिस कॉन्सेप्ट बन गया है या कहीं से पे उसमें भ्रांतियां आ गई हैं, तो जो टीचर है क्या है उसकी मदद करेगा, कंफ्यूजन जो है वो दूर करेगा। तो इसमें क्या है, टीचर भी क्वेश्चन कर रहा है, बच्चे भी क्वेश्चन कर रहे हैं, एक दूसरे की हेल्प भी ले रहे हैं। टीचर क्वेश्चन करता है तो बच्चे देते हैं आंसर, अगर कहीं पे दिक्कत हो रही तो टीचर मदद भी कर पा रहा है। तो आंसर आपका जो है इसमें 4 सही होगा। यानी मान के चलिए मतलब छोटा बच्चा है, बहुत ज़्यादा ये रहता है कि कभी कभी ये कंफ्यूजन होती है कि बच्चे ट्रेन में चल रहे हैं और उनको ये फील होता है कि हमारे साथ पेड़ भी चल रहे हैं। ठीक है, अब बच्चे में क्या है, गलत धारणा बनी हुई है। बच्चा क्लासरूम में आया, अगर क्वेश्चन टीचर से कर रहा है तो क्या करेगा, टीचर उसको डांट देगा या फिर कहेगा आउट ऑफ सिलेबस है या फिर हटा देगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा कि टीचर को क्या करना चाहिए। उसको आंसर बच्चे का जो कंफ्यूजन बच्चे में बनी है, मिसकॉन्सेप्ट है बच्चे में, उसको क्लियर करेगा कि ट्रेन चलती है, पेड़ भी चल रहे हैं या फिर नहीं चल रहे हैं, टीचर क्या इस पे रिएक्ट, मतलब एज अ टीचर के रूप में जो है टीचर क्या रिएक्ट करेगा। आपको ये आंसर कमेंट में देना है कि बच्चा जो है क्लासरूम में पूछता है कि ट्रेन जो चल रही है, ट्रेन के साथ साथ पेड़ भी चल रहे हैं, इसका यानी जो एक क्वेश्चन है इस पे टीचर को क्या रिएक्ट करना चाहिए, यानी बच्चे में जो कंफ्यूजन है उसको क्लियर कर देना चाहिए या फिर टीचर को कह देना चाहिए आउट ऑफ सिलेबस है या फिर बच्चे को डांट देना चाहिए। तो इसका जो है आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, आंसर आपका जो है 4 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है 27। इसमें बात कही गई है कि विद्यार्थियों में आंतरिक अभिप्रेरणा को कैसे जो है बढ़ाया जा सकता है, यानी कि आंतरिक अभिप्रेरणा जो होती है, आपका इंटरनल मोटिवेशन जो होता है, वो कैसे बच्चे को बढ़ावा देना चाहिए। तो आपका भौतिकवादी पुरस्कार प्रदान करें या फिर नकारात्मक जो है सुदृढ़ीकरण द्वारा
या फिर दंड के भय द्वारा या फिर सीखने की खुशी पर केंद्रित जो है करके। तो आंसर जो होगा आपका इसमें 4 यानी कि क्या करेंगे, सीखने की खुशी पर जो है ध्यान केंद्रित करके। क्योंकि बच्चा अगर चीज़ों में इंटरेस्ट ले रहा है, अगर वो क्लासरूम में इंटरेस्ट लेकर के सीख रहा है तो बेहतर सीखेगा। बच्चे को अगर डांस में इंटरेस्ट है तो अगर उसको टाइम नहीं भी मिल पा रहा है डांस की प्रैक्टिस करने के लिए तो भी वो टाइम मैनेज करेगा, थोड़ा सा टाइम निकालेगा, डांस की प्रैक्टिस करेगा। अगर उसको स्पोर्ट में पसंद है, स्पोर्ट खेलना मतलब स्पोर्ट में जाना या फिर क्रिकेट खेलना या फिर बैडमिंटन खेलना या फिर कोई भी एक्टिविटी उसको पसंद है, उसके लिए क्या करेगा, वो टाइम मैनेज कर लेगा, थोड़ा बहुत टाइम उसको लिए निकाल लेगा। तो करना क्या है आपको एज अ टीचर के रूप में, बच्चे में इंटरेस्ट जो है भरना है, इंटरेस्ट जो है लाना है। अगर बच्चे को मैथ में इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो आप ऐसे प्रयोग करें मेथड का, बच्चा जो है इंटरेस्ट ले। बच्चा अगर क्लासरूम में इंटरेस्ट नहीं ले रहा, उसको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो आप कोशिश करें, कुछ ऐसी एक्टिविटी करें कि बच्चा इंटरेस्ट ले। मान के चलिए अगर बच्चे को ब्लैक बोर्ड के माध्यम से नहीं समझ में आ रहा है तो आप चार्ट का प्रयोग करो, कोई टेलम दिखा रहे हो, कोई एक्टिविटी करा रहे हो, कोई प्ले ग्रुप करवा रहे हो, इसमें क्या है बच्चा इंटरेस्ट लेगा। ठीक है, तो हमको बच्चे में क्या है इंटरनल मोटिवेशन भरना है, ना कि एक्सटर्नल मोटिवेशन। क्योंकि इंटरनल मोटिवेशन होती है वो लंबे टाइम तक चलती है, लंबे टाइम तक पुश कर रही होती है, और आपका जो एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है वो कुछ टाइम बाद जो है खत्म हो जाता है। जैसे कि मान के चलिए आपका एक्सटर्नल मोटिवेशन जो होगा, आपका टारगेट क्या है कि हमको क्या है सीटेड में जो है 90 नंबर लाने हैं। ठीक है, यानी कि आपका टारगेट जो है हमको सीटेड में जो है 90 नंबर लाने, आपका जो है कि बस इतना टारगेट है कि हमको क्या है सीटेड में 90 नंबर लेके आना है। अब आप में एक्सटर्नल मोटिवेशन है, क्योंकि क्या है आप बस यही टारगेट है कि हमको 90 नंबर कैसे भी करके आ जाएं। लेकिन आप में इंटरनल मोटिवेशन है कि हाँ हमको सीटेड का सिलेबस अच्छे से पढ़ना है, इसमें इंटरेस्ट आएगा, हमको इसको समझना है कि क्या क्या इसके अंतर्गत है, कैसे टॉपिक हैं, हमको हर चीज़ आनी चाहिए सीटेड में, जो भी टॉपिक हैं, जो भी सब्जेक्ट हैं। तो आप में क्या इंटरनल मोटिवेशन है, आपको पढ़ने में इंटरेस्ट है, आप पढ़ रहे हो। मान के चलिए सबसे अच्छा इसका एग्जाम्पल ये होता है कि अगर आपको गिटार बजाना पसंद है, अब आप गिटार बजा रहे हो, अब उसके लिए कोई पैसे दे रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी दे रहा तब भी आप गिटार जो है बजा रहे हो क्योंकि आपको पसंद है, आप अपने लिए गिटार बजा रहे हो। अगर आपको यही गिटार इसलिए आप बजा रहे हो तो कि आपको पैसे मिलने चाहिए, तो अगर जब तक पैसे मिलेंगे तब तक आप गिटार बजा रहे हो, उसके बाद जो पैसे मिलना बंद हुए तो आप गिटार बजाना बंद कर दोगे। तो ये जो एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है ये लंबे टाइम पुश नहीं कर रहा होता है, लंबे टाइम तक ये नहीं चलता है, क्योंकि क्या है आपको पुरस्कार के लिए, आपको पैसे के लिए आप कर रहे हो तो ये लंबे टाइम नहीं चलेगा। आपको पैसा मिला, पुरस्कार मिला, आपका जो मोटिवेशन था वो डाउन हो जाएगा। लेकिन इंटरनल मोटिवेशन जो होता है लंबे टाइम तक चल रहा होता है, आपको पसंद है तो इसलिए आप गिटार बजा रहे हो। अब कोई पैसे दे रहा है तो बहुत अच्छी बात, नहीं भी दे रहा है तो भी क्या आप गिटार जो है बजा रहे हो। जैसे आपको पढ़ना है, पढ़ना आपको पसंद है, बहुत रेयर है किसी को ज़्यादा पढ़ना पसंद नहीं होता है, बट मान के चलिए अगर आपको पढ़ना पसंद है तो आपकी जब पढ़ाई कंप्लीट भी हो जाएगी तब भी आप कुछ नई नई बुकें लेकर आओगे, फ्री टाइम में आप रीड करोगे, क्योंकि क्या आपको पढ़ना पसंद है। लेकिन अगर आपको पढ़ना नहीं पसंद है, आप इसलिए पढ़ रहे हो कि मुझे जो है ये क्वालिफाई कर लेना, ये डिग्री हासिल कर लेनी है, तो आप कैसे भी करके उल्टा सीधा पढ़ के आप क्वालिफाई कर लोगे। ये आपका लंबे टाइम तक नहीं चलेगा, जब तक आपको जहां तक आपका टारगेट था कि हाँ मुझे ये डिग्री हासिल कर लेनी है वहां तक आपने पढ़ लिया, उसके बाद आपकी पढ़ाई बंद। लेकिन जिस भी बच्चे में इंटरनल मोटिवेशन है, उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट है, तो उसकी पढ़ाई लाइफ टाइम चलेगी, वो धीरे धीरे कुछ ना कुछ पढ़ता रहेगा, चीजों से कनेक्ट होगा, बुकें खरीदेगा, थोड़ा बहुत वो रीड करता रहेगा। तो इंटरनल मोटिवेशन जो होता है आपका लंबे टाइम तक चलता है, एक्सटर्नल मोटिवेशन आपका कुछ टाइम बाद जो है बंद हो जाता है, यानी कि कुछ टाइम बाद जो है मोटिवेशन जो है आपका डाउन पड़ जाता है। आंसर आपका 4 सही होगा। 28 पे चलते हैं। 28 जो है इसमें बात कही गई है कि मध्य विद्यालय के छात्र किन क्रियाओं के द्वारा ज्ञान का निर्माण करते हैं और अर्थ निकालते हैं। सक्रिय अन्वेषण, अमूर्त समस्याओं पर काम करना, या फिर पूछताछ और प्रयोग, या फिर शिक्षकों और साथियों के साथ बातचीत। तो इसमें आपका जो आंसर होने वाला है यानी कि 28 का 4 ऑप्शन होगा, यानी कि आपका फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, थर्ड सही है और आपका 4 भी सही है। आंसर आपके सारे सही हैं, आंसर आपका 4 सही हो जाएगा, क्योंकि मध्य विद्यालय के छात्र किन क्रियाओं द्वारा ज्ञान का निर्माण करेंगे। तो सक्रिय अन्वेषण यानी एक्टिव होकर के वो खोज कर रहे हैं, कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बिल्कुल अच्छी बात है। अमूर्त समस्याओं पर जो है काम कर रहे हैं, यानी कि वो तर्क वितर्क कर रहे हैं, कल्पनाएं कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर रहे हैं, तो ये भी बेस्ट है।
पूछताछ और प्रयोग यानी वो प्रयोग कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट हो रहे हैं, तो ये यानी चर्चाएं कर रहे हैं, ये भी सही है। शिक्षकों और साथियों के साथ बातचीत भी हो रही है, तो ये भी सही है, क्योंकि एक बातचीत होगी, इंटरेक्ट होगा, बच्चा कुछ अपना अनुभव देगा, कुछ सामने वाले का अनुभव समझेगा। इसमें क्या है, बच्चे को जो चीजें नहीं भी मालूम है वो भी सीखेगा। ये बात कही जाती है कि जब आप बोलते हो तो आप जो बोल रहे हो, आप बस जो आपको पता है आप वो बोल रहे हो, लेकिन जब आप सुन रहे होते हो तो जो आपको नहीं पता आप वो भी सुन रहे होते हो। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है जब क्लासरूम में बात हो रही होती है, डिस्कशन हो रहा होता है, तो बच्चा जब बोलता है तो उतना बोल पाता है जितना उसको पता है। मान के चलिए आपको जितना पता है आप उतना ही बोलोगे सामने वाले से, लेकिन जब आप सुनते हो तो आप वो चीजें भी सुन रहे होते हो जो आपको नहीं पता होती हैं। तो इसलिए क्लासरूम में डिस्कशन जो होता है बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। आंसर आपका 4 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 29 पे सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इसमें बात कही गई है, शिक्षकों को चाहिए कि वे बच्चों की जो है योग्यता को डैश डैश और असफलता को डैश रूप में सोचने के लिए प्रोत्साहित करें। तो पहला है स्थायी, शर्मनाक और अपमानजनक हो, यानी असफलता हो गई तो बच्चे समझेंगे हाय मेरी तो इंसल्ट हो गई, आप ऐसे समझोगे, ऐसे बच्चों को समझाओगे। या फिर वृद्धिशील, सुधार के अवसर के, या फिर स्थायी, सुधार के अवसर के, या फिर वृद्धिशील, शर्मनाक और अपमानजनक तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चा लर्निंग है, कभी आप जीतोगे, पढ़ाई है, कभी आप हारोगे, तो ये जो है हार जीत लाइफ में चलती रहती है। लेकिन जब आप सीख रहे हो, मतलब मान के चलिए अगर गलतियां हुई हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि हाय हमसे ये गलती हो गई अब आपका अपमान हो गया, नहीं, आपकी लर्निंग हो रही है तो आपकी गलती होगी। लर्निंग अगर क्लासरूम में गलतियां हो रही हैं तो मान के चलिए लर्निंग हो रही है। अगर आपसे गलतियां कुछ हो रही हैं तो आप मान के चलिए आप कुछ ना कुछ आप लाइफ में सीख रहे हो। अगर आपसे कोई गलतियां नहीं हो रही, मान के चलिए अगर आप कुछ लाइफ में कर नहीं रहे हो, आपका कोई टारगेट नहीं, आप कुछ भी नहीं करते हो, आराम से उठते हो, खाते हो, पीते हो, फिर सो जाते हो, तो आपसे कोई गलतियां होंगी? कोई गलतियां नहीं होंगी, नॉर्मल सी आपकी लाइफ है। बट अगर आप कुछ सीख रहे हो, कुछ नई चीज करने की कोशिश कर रहे हो, आप लर्निंग कर रहे हो, कुछ नई प्रैक्टिस कर रहे हो, कुछ सीख रहे हो, तो उसमें क्या आप मिस्टेक भी करोगे, कुछ गलतियां भी होंगी। तो जहाँ पे लर्निंग होती है वहां पे गलतियां भी होती हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि बच्चा जो है वो नहीं सीख पाया, असफल हो गया तो उसका अपमान हुआ, ऐसा नहीं हो सकता, नेक्स्ट टाइम वो अच्छा करेगा। तो 29 जो है इसमें आंसर होगा 2, यानी कि वृद्धिशील और आपका सुधार के अवसर, यानी कि आपका सेकंड ऑप्शन सही होगा। 29 का आंसर आपका सेकंड सही हो जाएगा, क्योंकि बच्चों की योग्यता को क्या है, वृद्धिशील यानी बढ़ाना है, और जो असफलताएं हैं उनको सुधार के अवसर देने हैं। ठीक है, आंसर आपका सेकंड होगा, यानी कि बच्चे में जो योग्यताएं हैं, अगर बच्चा नहीं भी जानता तो आपको उसको अप्रिशिएट करना है, उसको आगे बढ़ाना, मोटिवेशन देना है बच्चे में। और आपका जो बच्चे के साथ जो गलतियां हुई हैं, जो असफलताएं हैं लर्निंग के दौरान, उसमें सुधारने के अवसर भी बच्चे को देने हैं, कि बच्चा जो है नेक्स्ट टाइम उसको कोशिश करे, उसको अच्छे से करे, जहाँ पे उसको दिक्कत हुई, जहाँ से उसको मतलब जहाँ पे उसको उसके द्वारा गलतियां हुई, अपनी गलतियों से सीखे, कुछ नया अच्छे से क्रिएट करने की कोशिश करे। तो क्या है, बच्चे को आपको अवसर देने हैं। आंसर आपका सेकंड होगा, यानी कि ये नहीं कह सकते कि आपका अपमान हो गया। ठीक है, ये भी नहीं होगा, आंसर आपका सेकंड सही हो जाएगा। स्थायी भी नहीं होगा, उसमें क्या है, वृद्धिशील आपको रखना है, क्योंकि बच्चे में बहुत सारी ऐसी, हर बच्चे में कभी कभी ये होता है क्लासरूम में बच्चे में क्वालिटी होती है, बट बच्चे को नहीं पता कि हाँ हमारे अंदर ये क्वालिटी है, वो टीचर को निखारना है कि बच्चे में क्या क्वालिटी है। आंसर आपका जो है इसमें सेकंड सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 30 पे लास्ट क्वेश्चन है, अकादमिक निम्न में से कौन सा कारक विफलता के लिए जिम्मेदार है? पहला है सहयोगात्मक शिक्षा, समावेशी कक्षाएं, या फिर गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, या फिर सार्थक अधिगम। आंसर इसमें आपका जो होगा क्वेश्चन नंबर 30 का थर्ड, यानी कि गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम। आंसर आपका जो है थर्ड सही हो जाएगा। जो विफलता की लिए जिम्मेदार है वो गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, यानी कि आप क्लासरूम में ऐसे पाठ्यक्रम का इंक्लूड कर रहे हो जो बच्चा चीजों को कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा, बच्चे के लेवल का ही नहीं है। यानी क्लासरूम में जो बच्चा फर्स्ट में मतलब 6 साल का बच्चा क्लास फर्स्ट में, आप सिलेबस ऐसा जो है प्लान कर रहे हो कि जो है 3 का हो, 2 का हो, तो बच्चा कहाँ से चीजों को कनेक्ट कर पाएगा? बच्चे के लेवल के अनुसार बुकें भी प्रिंट होती हैं, बच्चे के लेवल के अनुसार जो है पाठ्यक्रम भी होना चाहिए। आंसर आपका थर्ड सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, 30 क्वेश्चन थे, मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए। आई होप आपको हेल्प मिली होगी। कमेंट में अपना स्कोर बताइएगा, एंड जो मैंने क्वेश्चन किया वो भी आप लोग कमेंट में बताइएगा। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, एक बच्चा है क्लासरूम में आया,
उसने बोला टीचर से कि ट्रेन के साथ साथ पेड़ भी चल रहे हैं। ठीक है, उसको फील हुआ क्योंकि वो ट्रेन में बैठा तो उसको ये फील हुआ कि ट्रेन के साथ साथ जो है पेड़ भी चल रहे हैं। अब टीचर जो है वो क्या रिएक्ट करेगा, बच्चे से कहेगा कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, उसको हटा देगा, या फिर बच्चे को डांट देगा, या फिर बच्चे में जो कंफ्यूजन हुई है, जो मिसकॉन्सेप्ट बना हुआ है वो क्लियर करेगा। टीचर को इस टाइम यानी इस क्वेश्चन के दौरान कैसी एक्टिविटी करनी है, बच्चा जो टीचर है वो क्या रिएक्ट करेगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा। क्योंकि ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, सीडीपी से रिलेटेड है क्वेश्चन, तो आप लोग ये इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड है, तो इसको यानी कि आप मान के चल सकते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन जो क्लासरूम होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आप लोग जरूर आंसर दीजिएगा कि यहाँ पे टीचर को क्या रिएक्ट करना होगा, कैसे रिएक्ट करना होगा कि बच्चे में जो कंफ्यूजन है उसको क्लियर करे, या फिर बच्चे को डांट देंगे, या फिर बच्चे से कह देंगे आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, बच्चे को बैठा देंगे। तो इसमें आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट में बताइएगा, और साथ ही साथ कमेंट में अपना स्कोर भी मेंशन करिएगा कि 30 ऑफ आपके कितने सही हुए, क्योंकि आज के क्वेश्चन अच्छे खासे थे, आपको हर टॉपिक से क्वेश्चन मिले। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। ये क्लास आपको डेली 3 बजे मिलती है, तो आप इसको डेली ज्वाइन कर सकते हैं। अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को भी शेयर करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ से सीटेट की क्लासेस मिलती है, पेपर 1 हो या फिर आपका पेपर 2 हो, और साथ ही साथ आपको बीपीएससी की भी क्लासेस मिलती हैं। तो अगर आप बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 2 बजे की क्लास और 5 बजे दोनों ज्वाइन करिए। उसमें हम लोग एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी डिस्कस करते हैं। अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 3 बजे और 5 बजे दोनों क्लास ज्वाइन करिएगा। आपका पेपर 1 हो या फिर आपका पेपर 2 हो, दोनों क्वालिफाई हो जाएंगे, क्योंकि 5 बजे की क्लास में हम लोग सोशल साइंस डिस्कस करते हैं, चैप्टर वाइज क्लासेस भी चलती हैं, एंड साथ ही साथ प्रीवियस के क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो कमेंट में अपना स्कोर बताइएगा कि कितना आपका स्कोर हो पा रहा है। और अब आपको करना क्या है, मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है, साथ में प्रीवियस के क्वेश्चन करने हैं। इससे ज़्यादा कुछ आपको नहीं करना, एक्स्ट्रा कुछ अब आपको ऐड नहीं करना है, क्योंकि एक्स्ट्रा अगर आपने ऐड किया तो खिचड़ी पकेगी। इसलिए जितना भी आपने कंप्लीट कर लिया है अभी तक, वो आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करें और साथ में प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। जो टॉपिक कंप्लीट नहीं है, जहाँ पे दिक्कत हुई है, आप उसका एनालिसिस करें, उसको कंप्लीट करने की कोशिश करें। ठीक है, यही करिए प्रोसेस, आपका सीटेट अच्छे से क्वालिफाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको टीचिंग से रिलेटेड सारी अपडेट मिलती है एंड आपको क्लासेस भी प्रोवाइड की जाती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।